Earthmark, your path to economic success. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अर्थमार्क के प्लेटफॉर्म पर। आज से क्लास आपकी है मोनोपोली की सेकंड क्लास। आज की क्लास में कवर करेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने सिंपल मोनोपोली जो कि यूनिफॉर्म प्राइसिंग मोनोपोली होता है वो हमने कवर किया था। आज की क्लास के साथ ही आपका मोनोपोली का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, इसकी डिग्रीज कितनी होती है, फिर हम देखेंगे एक इंटर टेम्पोरल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये क्या चीज़ है, पीक लोडिंग प्राइसिंग क्या चीज़ है, नेचुरल मोनोपोली क्या चीज़ है। साथ ही साथ क्लास अंत में हम QIQ डिस्कस करेंगे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसका मतलब होता है प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विसेज टू डिफरेंट कंज्यूमर इवन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स द सेम। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है एक वस्तु के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज करना अलग अलग कस्टमर से एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे, वह कहलाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फिर से ध्यान सुनिएगा, चार्जिंग द डिफरेंट प्राइसेस, अलग अलग प्राइस चार्ज करना अलग अलग कंज्यूमर से एक सेम गुड्स के लिए, वह कहलाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किस किस बेसिस पे किया जा सकता है? पहला है पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या होता है, आप अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर एक सेम गुड के लिए। फॉर एग्जांपल, आप गुड ए सेल कर रहे हैं मार्केट में, तब गुड ए को आपने मार्केट में सेल किया एट डिफरेंट प्राइजेस टू डिफरेंट कंज्यूमर एट सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, वह कहलाता है आपका पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन। इस केस में टाइम और वस्तु गुड सेम रहते हैं। एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे एक गिवन गुड्स के लिए, एक गिवन प्रोडक्ट के लिए आप अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं टू अलग अलग कंज्यूमर या इंडिविजुअल्स, ये आपका कहलाता है पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा आपका है जियोग्राफिकल डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या होता है, आप प्राइस चार्ज करते हैं अलग एक सेम गुड के लिए अलग अलग लोकेशन पे। फॉर एग्जांपल, दो लोकेशन है गुड, लोकेशन ए और लोकेशन बी। आपका गुड एक है एक्स, तो आप गुड एक्स के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं दोनों लोकेशन पे, गुड लोकेशन ए पे और लोकेशन बी पे, ये आपका कहलाता है जियोग्राफिकल डिस्क्रिमिनेशन। अगला आपका टाइम बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या इंटरटेम्पोरल जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आप सेम वस्तु के लिए, इस सेम गुड के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग समय पे आप अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं एक सेम वस्तु के लिए, तो यह कहलाता है टाइम बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो इन तीन आधार पे आप डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है मार्केट में। पहला आपका पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है सेम गुड के लिए एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरा जियोग्राफिकल डिस्क्रिमिनेशन, इस केस में एक सेम गुड दो अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्राइस से बेचा जाता है, यह आपको होता है जियोग्राफिकल डिस्क्रिमिनेशन। फिर तीसरा आपका टाइम बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या इंटरटेम्पोरल डिस्क्रिमिनेशन। इस केस में अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्राइस पे वस्तु बेची जाती है, इसे बोलते हैं टाइम बेस्ड या इंटरटेम्पोरल डिस्क्रिमिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने समझा कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब हो गया अलग अलग प्राइस चार्ज करना सेम वस्तु के लिए अलग अलग लोगों से, यह आपको कहलाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए वो हम देखने वाले हैं। पहली कंडीशन है मार्केट पावर। मार्केट पावर का मतलब हुआ कि जो फर्म मार्केट में गुड्स बेच रही है अलग अलग प्राइस पे या प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर रही है, वो तभी कर पाएगी जब उसके पास मार्केट पावर होगा, या आसान शब्द में बोले कि उसके गुड्स के कॉम्पिटिटर मार्केट में कम होंगे या नहीं होंगे। जैसे मोनोपोली फर्म के पास मार्केट पावर है क्योंकि वो सिंगल फर्म ऑपरेट करता है पूरी मार्केट को, उसका कोई सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो वो प्राइस अलग अलग चार्ज कर सकता है। इट मीन्स प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वो कर सकता है अपने गुड्स का। ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि उसके गुड्स का सब्सिट्यूट या कंपटीटर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो जब भी मार्केट पावर होगा किसी फर्म के पास, या हम बोले मोनोपोली केस में जब पूरा मार्केट पावर होता है फर्म के पास, उस केस में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना आसान है क्योंकि मार्केट में फर्म के गुड्स का कोई सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं है।
दूसरा है कि फर्म को कंज्यूमर का मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे पता होना चाहिए। मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे का मतलब है कि कंज्यूमर एक यूनिट ऑफ गुड के लिए कितना मैक्सिमम विलिंग है पे करने के लिए, उसको बोलते हैं मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए सेलर को पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर कंज्यूमर का मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे कितना है फॉर इट्स गुड। इसको हम रिजर्वेशन प्राइस भी बोलते हैं, मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे को। तो फर्म को पता होना चाहिए मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे हर कंज्यूमर का, अगर उसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना है तो ये आपकी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तीसरा है नो रीसेल बिटवीन कंज्यूमर। दो कंज्यूमर्स के बीच में जो गुड्स फर्म बेच रही है उसका रीसेल नहीं होना चाहिए। ऐसा सिंस यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, दोनों कंज्यूमर को अलग अलग रेट पे गुड्स बेचे जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कंज्यूमर जो सस्ते में खरीद रहा है एज कम्पेयर टू दूसरे कंज्यूमर, वो सस्ते में गुड्स खरीद के दूसरे कंज्यूमर को रीसेल कर दे। अगर ऐसा होगा मार्केट में तो आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे वो फुलफिल या फेल हो जाएगा। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए रीसेल कंज्यूमर के बीच में नहीं होना चाहिए। इसको फर्म की ड्यूटी है कि वो उसको रिस्ट्रिक्ट करे। चौथा आपका है डिफरेंस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इसेंशियल। एक फर्म जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस कर सकती है तब जब उसके पास जो अलग अलग कंज्यूमर है उनका जो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड जो है वो अलग अलग हो। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू चेंज इन प्राइस। कि प्राइस में चेंज आने से कंज्यूमर या कस्टमर कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है टूवर्ड्स इस क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइस में चेंज आने से कंज्यूमर की डिमांड में ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा है तो वो रिस्पॉन्सिव है, हाईली रिस्पॉन्सिव है। अगर वही दूसरी तरफ अगर प्राइस में चेंज आने से कंज्यूमर की डिमांड में कम रिस्पॉन्स देखने मिल रहा है तो वो लेस रिस्पॉन्सिव डिमांड कहलाती है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तभी पॉसिबल है जो अलग अलग कंज्यूमर का प्राइस इलास्टिक डिमांड जो है वो अलग अलग हो। जिस कंज्यूमर की डिमांड हाईली इलास्टिक होगी, फर्म उससे उतना ही कम प्राइस चार्ज करेगा क्योंकि वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है टूवर्ड्स प्राइस चेंज। वह दूसरी तरफ जिस कंज्यूमर की डिमांड हाईली इनलास्टिक होगी या लेस रिस्पॉन्सिव होगी टू प्राइस चेंज, उससे फर्म जो है वो ज़्यादा प्राइस चार्ज ये निकलवा सकती है क्योंकि उस कंज्यूमर की डिमांड जो है लेस रिस्पॉन्सिव है टू प्राइस चेंज। तो ये चार कंडीशंस थी जो फुलफिल करती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को। अगर ये चार कंडीशन होल्ड कर दिया था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फर्म कर सकती है। नेक्स्ट आपका है डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे AC पिगो, इन्होंने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को 3 डिग्री में डिवाइड किया। किस बेसिस पे डिवाइड किया कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कंज्यूमर सैंपल्स को कितना कैप्चर कर पा रहा है। समझेंगे डिटेल में कुछ ही मिनटों में। पहले तो समझ लीजिए कि वो इकोनॉमिक्स कौन था जिसने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को 3 डिग्रीज में डिवाइड किया। उनका नाम था AC पिगो। उन्होंने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री में डिवाइड किया। और डिवाइड करने का बेसिस क्या था? डिवाइड करने का बेसिस था कि कंज्यूमर का सरप्लस कितना कैप्चर कर पा रहा है फर्म बाय प्रैक्टिसिंग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब हम बात करते हैं पहले फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। जैसे पता है कि 3 डिग्री में बांटा, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से, जिसको हम परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल्सो नोन एज परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एक ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी है जिसके अंदर मोनोपोली हर कंज्यूमर से उतना प्राइस चार्ज करता है जितना उसका मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे है, या जितना हर कंज्यूमर का रिजर्वेशन प्राइस है उतना मोनोपोली हर कंज्यूमर से चार्ज या प्राइस चार्ज करता है। So first degree price discrimination, also known as perfect price discrimination, is a pricing strategy where a monopolist charges each customer the maximum price they are willing to pay for each unit of good or services. हर कंज्यूमर का जो मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे है हर यूनिट के लिए उतना प्राइस चार्ज करता है इन द केस ऑफ फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन केस में। इसका मतलब क्या हुआ? जब
फर्म या मोनोपोली हर कंज्यूमर का मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे जो है या फिर कहें कि रिजर्वेशन प्राइस जो है वो चार्ज करता है, तो उस केस में मोनोपोली कंज्यूमर का सारा सारा सरप्लस एक्सट्रैक्ट कर लेता है मार्केट से। तो इस केस में क्या होता है कि सेलर्स एक्सट्रैक्ट ऑल द पॉसिबल कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या होता है आपको पता है, फिर भी रिकॉल करते हैं। इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द व्हाट अ कंज्यूमर विलिंग टू पे एंड बट दे आर एक्चुअली पे। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब हो गया कि कंज्यूमर कितना विलिंग है पे करने के लिए और कितना एक्चुअल पे कर रहा है, उसका बीच का डिफरेंस जो कहलाता है वो कहलाता है कंज्यूमर सरप्लस। तो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन केस में फर्म जो है वो हर कंज्यूमर का मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे चार्ज कर रही है। इट मीन्स अगर कंज्यूमर सरप्लस जो है वो है मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे ऑफ कंज्यूमर माइनस प्राइस दे आर एक्चुअली पेइंग, ये आपका कंज्यूमर सरप्लस है। अगर फर्म हर कंज्यूमर से वही प्राइस ले पा रही है जितना उसका मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे है, तो प्राइस का बदले क्या आ गया मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे, यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया जीरो हो गया। तो परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के केस में कंज्यूमर सरप्लस जो होता है वो जीरो होता है, और जो कंज्यूमर सरप्लस एक्सट्रैक्ट करता है फर्म वो प्रॉफिट में उसके कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के दो चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ से निकल के आई कि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन केस में पहली बात तो ये कि फर्म हर कंज्यूमर का मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे है उतना प्राइस चार्ज कर रहा है हर कंज्यूमर से, और जिसकी वजह से कंज्यूमर सरप्लस जो है मार्केट में जीरो हो जा रहा है। तो इन द केस ऑफ परफेक्टली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कंज्यूमर सरप्लस इज जीरो एंड द फर्म इज चार्जिंग द मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे ऑफ ईच कंज्यूमर। हर कंज्यूमर से वो मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे जो है कंज्यूमर का वो चार्ज कर रहा है। तो इसके की फीचर्स क्या हो गए इस टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के। पहला है परफेक्ट इंफॉर्मेशन। इट मीन्स इस केस में इस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में फर्म को पता है कि हर कंज्यूमर का मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे या रिजर्वेशन प्राइस कितना है, ये इस केस में पता है फर्म को। इस केस में कंज्यूमर सरप्लस जीरो होता है क्योंकि प्राइस जो चार्ज किया जा रहा है डेट इज इक्वल टू द मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे, यहाँ पे समझा दिया गया है। अब इस केस में डेड बाय लॉस जीरो होता है, ये अभी हम और डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए। इस केस में परफेक्टली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन केस में फर्म जो ऑपरेट करता है वो फर्म जो परफेक्टली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस कर रही है वो ऑपरेट करती है एट द पॉइंट वेयर पी इक्वल टू एम सी होता है। पी इक्वल टू एम सी केस में जो आउटपुट निकल के आता है वो सोशली ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट होता है। इट मीन्स पी इक्वल टू एम सी के कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट लेवल निकल के आता है उस पॉइंट पे टोटल सरप्लस जो होता है सोसाइटी में या मार्केट में वो मैक्सिमम होता है। तो इस केस में फर्म ऑपरेट करता है पी इक्वल टू एम सी पॉइंट पे, और इस वजह से टोटल सरप्लस मैक्सिमम है और इस केस में डेड बाय लॉस देखने को नहीं मिलता। अगला है पर्सनलाइज प्राइसिंग। हर यूनिट जो है इस केस में उसका प्राइस अलग होता है ऑन द डिपेंडिंग ऑन दी बायर्स विलिंगनेस टू पे। इस केस में जो हर यूनिट जो है जो बेची जा रही है वो हर एक अलग प्राइस से बेची जा रही है। अब वो प्राइस क्या है, वो प्राइस इक्वल टू हुआ है कंज्यूमर का मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे। तो इस फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का जो बेसिक फीचर्स थे हमने देख लिए। तीन चीज़ें बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो है कि इसके अंदर प्राइस जो चार्ज किया जाता है वो इक्वल टू होता है कंज्यूमर्स मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे। इस केस में कंज्यूमर सरप्लस जीरो होता है, सारा प्रॉफिट होता है फर्म का, कंज्यूमर सरप्लस जीरो होता है इस केस में। इस केस में डेट बाय लॉस भी जीरो होता है, क्यों? क्योंकि फर्म ऑपरेट करता है एट द पॉइंट वेयर पी इक्वल टू एम सी। ये इसके अभी तक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस टॉपिक से। अब देखते हैं कि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल क्या क्या देखने को मिलता है मार्केट में। सेकेंड हैंड कार शोरूम्स के में या ऐसे मार्केट जहाँ बार्गेनिंग की जाती है उस मार्केट में देखा जाता है कि प्राइजेस फिक्स नहीं होते हैं। सेलर्स और बायर्स बार्गेनिंग करते हैं और सेलर्स ट्राई करता है कि वो हर पर्सन का या हर बायर का मैक्सिमम कितना पे करना चाहता है वो पता लगाए और उसके बेसिस पर वो उतना ही उससे चार्ज करता है। तो ये आपका एक एग्जांपल तो हो गया। ऐसी मार्केट जहाँ बार्गेनिंग होती है, फॉर एग्जांपल सेकंड हैंड कार शोरूम, यहाँ प्राइजेस फिक्स नहीं है, बायर्स और सेलर्स आपका बार्गेनिंग कर रहे हैं,
गुड खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए। तो सेलर्स कोशिश करता है कि बायर का मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे क्या है वो पता लगा सके, और वो पता लगाने के बाद वो उससे उतना ही चार्ज करता है कार के लिए। तो एक एग्जांपल आपका ये हो गया। एक एग्जांपल आपका है ऑक्शन का है, जिसमें क्या होता है, जो गुड्स ऑक्शन में गई है उसके लिए बिडिंग होती है। अब बिडिंग के जरिए पता लगाया जाता है कि कंज्यूमर कितना पे करना चाहता है उस गुड के लिए। तो इस केस में भी कंज्यूमर से चार्ज किया जा रहा है दैट्स क्लोज टू द व्हाट दे आर विलिंग टू पे एट मैक्सिमम। ये भी आपका एक एग्जांपल इसका है फर्स्ट डिग्री प्रायर डिस्क्रिमिनेशन का। आप अगला है कस्टम सर्विसेज, जैसे कि लॉयर्स, कंसल्टेंट। इसके अंदर भी लॉयर और कंसल्टेंट जो होते हैं हर अपने क्लाइंट से अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं डिपेंडिंग ऑन दी हाउ मच दे आर विलिंग टू पे और हाउ रिच द कस्टमर इज। तो इस केस में भी आपका फर्स्ट डिग्री प्रायर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं। एक भी बात समझिएगा कि परफेक्ट फर्स्ट डिग्री प्रायर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो रियल वर्ल्ड में बहुत नहीं देखने को मिलता, क्योंकि उसकी कंडीशन जो है कि सेलर को पता होना चाहिए कि कंज्यूमर का मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे कितना है, वो इतना आसान नहीं है जानना सेलर्स के लिए। तो वो देखने को रियल वर्ल्ड में नहीं मिलता, बहुत ही रेयर है कि ऐसा कुछ देखने को मिले, ऐसा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बट जो हम यहाँ पे एग्जाम्पल जो है ये क्लोज टू फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये प्रैक्टिकली ये देखने को बहुत कम मिलता है, नहीं मिलता है। ये जो एग्जाम्पल्स होते हैं सारे आपके क्लोज टू द फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के हैं। अब यहाँ पे इस डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका सिंपल मोनोपोली का डायग्राम है जो आपका राइट साइड है। मोनोपोली प्रोड्यूस करता है एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एम आर और एम सी। तो मोनोपोली इस पॉइंट पर ऑपरेट कर रहा है और वो क्यू एम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है मार्केट में। अब पी एम प्राइस चार्ज कर रहा है, इस प्राइस पर कंज्यूमर प्राइस का मोनोपोली का ये है द ब्लू रीजन। अब प्रोड्यूसर सरप्लस इस केस में इसका है ये पिंक वाला रीजन, और डेटर लॉस आपका है ये येलो रीजन। जब मोनोपोली ऑपरेट कर रहा है, जब मोनोपोली फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस कर रहा है उस केस में ऑपरेट करता है एट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पी एंड डिमांड कर्व एंड मार्जिनल कॉस्ट। दैट इज in the case of first degree price discrimination, monopoly firm operates at the point where P equal to MC, that is this point. इस पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग ये आउटपुट निकल के आ रहा है। सिंस कंज्यूमर का मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे चार्ज किया जा रहा है, तो इस केस में कंज्यूमर सरप्लस जीरो होगा हर एक यूनिट के लिए। फॉर एग्जांपल आप एक चीज़ को आपको याद होगा, ये डिमांड कर्व जो है इसकी जो हाइट जो है वो इंडिकेट करती है मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे डिमांड कर्व है। ये आपके आउटपुट लेवल 1 है, 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्राइस आ रहा है मार्केट में डिमांड कर्व के अकॉर्डिंग वो 10 आ रहा है। इट मीन्स फर्स्ट यूनिट के लिए तो मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे है मार्केट में वो 10 रुपये है। इसी प्रकार सेकंड यूनिट जो है मार्केट में उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस जो निकल के आ रहा है वो 8 निकल के आ रहा है। इट मीन्स सेकंड यूनिट का मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे जो है मार्केट में वो 8 रुपये है। तो कंज्यूमर इस केस में सेलर क्या कर रहा है, उसको पता है कि फर्स्ट यूनिट के लिए जो आपका कंज्यूमर मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे जो है वो 10 रुपये है, तो वो कंज्यूमर को से फर्स्ट यूनिट के लिए वो 10 रुपये ही चार्ज करेगा। अगर फर्स्ट यूनिट के लिए कंज्यूमर से 10 रुपये चार्ज कर रहा है, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे माइनस एक्चुअली प्राइस दे आर पेइंग। फर्स्ट यूनिट के लिए मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे कितना है, 10 है। प्राइस कितना चार्ज करा, फर्स्ट यूनिट 10 चार्ज करा, तो कंज्यूमर सरप्लस क्या यहाँ पे आ गया, 0 आ गया फर्स्ट यूनिट पे। इसी प्रकार वो सारे वो आउटपुट सेल करता है मार्केट में, और कितना आउटपुट सेल होगा मार्केट में वो डिटरमाइन होता है एट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पी और एम सी। तो ये आपका पी इक्वल टू एम सी पे इतना आउटपुट सेल होगा मार्केट में, इतना आउटपुट। फर्स्ट आउटपुट जो यूनिट है उसका मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे इतना है, सेकंड का इतना है, थर्ड का इतना है। सिंस जितना मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे है उतना ही चार्ज कर रहा है, तो कंज्यूमर सरप्लस का 0 फर्स्ट यूनिट पे, सेकंड यूनिट पे 0 है, थर्ड यूनिट पे 0 है, टिल दिस पॉइंट। इस पॉइंट तक कंज्यूमर सरप्लस 0 है, और इस वजह से जो भी एरिया आ रहा है इसके अंडर वो सारा प्रोड्यूसर सरप्लस है या प्रॉफिट है फर्म का इन दिस केस। आपको समझ आ गया दोनों के डिफरेंस। ये आपका यूनिफॉर्म प्राइसिंग है, मोनोपोली का नॉर्मल केस है सिंपल मोनोपोली। ये आपका फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का केस है जिसको हम परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं। तो दोनों के बीच डिफरेंस देख लेते हैं। प्राइस पर यूनिट स्टैंडर्ड मोनोपोली केस में सेम है हर आउटपुट के लिए, जो आउटपुट डिटरमाइन हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, और जो प्राइस डिटरमाइन हो गया वही प्राइस पे सारे आउटपुट सेल आउट होंगे मार्केट में इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म प्राइसिंग या स्टैंडर्ड मोनोपोली या सिंपल मोनोपोली। वही दूसरी तरफ परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन केस में प्राइस जो है वेरी हो रहा है हर एक आउटपुट के लिए।
क्वांटिटी प्रोड्यूस जो है परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन केस में वो आपका ऑप्टिमल लेवल है, एफिशिएंट लेवल है। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेट कर रहा है P इक्वल टू MC पे, जबकि स्टैंडर्ड मोनोपोली, सिंपल मोनोपोली केस में जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है मोनोपोली, वो आपका कम है PC से या एफिशिएंट लेवल आउटपुट से। कंज्यूमर सरप्लस जीरो होता है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन केस में, स्टैंडर्ड मोनोपोली के केस में या फिर सिंपल मोनोपोली केस में कंज्यूमर सरप्लस एग्जिस्ट करता है। प्रोड्यूसर सरप्लस इस केस में मैक्सिमम होता है परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन केस में, इसमें आपका लिमिटेड होता है सिंपल मोनोपोली केस में। डेविड लॉस केस में नहीं होता है परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन केस में। क्यों? क्योंकि फर्म ऑपरेट कर रहा है एट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ P एंड MC। वही सिंपल मोनोपोली केस में आपका डेविड लॉस देखने मिलता है, जो कि इस केस में था ये येलो रीजन आपका डेविड लॉस है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी यहाँ पे फुल होती है, यहाँ पे नहीं होती है। तो ये था आपका फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके हमने सारे डिस्कस कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसको हम मेन्यू प्राइसिंग या क्वांटिटी बेस्ड प्राइसिंग भी बोलते हैं। इस केस में क्या होता है, फर्म चार्ज करता है डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ वर्जन ऑफ द सेम प्रोडक्ट। समझने की कोशिश करिए, ये सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे अलग है। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन केस हमने देखा था कि हर एक यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए एक अलग प्राइस चार्ज किया जा रहा है, जो कि इक्वल टू है मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे ऑफ कंज्यूमर। बट सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन केस में डिफरेंट क्वांटिटीज बेची जा रही है डिफरेंट प्राइस पे, हर एक यूनिट नहीं, एक क्वांटिटी का बंडल बना दिया गया है, वो बेचा जा रहा है अलग अलग प्राइस पे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ग्राफिकल समझाने की कोशिश करूं, ये आपका डिमांड कर्व है। लेट्स से एक बंडल आपका ये है 0 से Q1 तक, दूसरा बंडल आपका है Q1 से Q2 तक, और तीसरा बंडल आपका है Q2 से Q3 तक। तब 3 बंडल है यहाँ पे, 0 से Q1 तक, Q1 से Q2 तक, Q2 से Q3 तक। तो इसमें जो प्राइस चार्ज किया जा रहा है पहले बंडल के लिए वो कुछ अलग है। दूसरा बंडल जो है उसका प्राइस जो है, जो यहाँ तक है बंडल Q1 से Q2 तक, उसका प्राइस कुछ अलग है, ये प्राइस है उसका। तो तीसरा बंडल है उसका प्राइस भी अलग है। तो यहाँ पे बंडल्स बना के उसको अलग अलग प्राइस से बेचा जा रहा है, ना कि हर एक यूनिट को अलग अलग प्राइस से बेचा जा रहा है। इस केस में ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि जैसे पहले बताया आपको, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अज्यूम करके चलता है कि सेलर को पता है कि हर कंज्यूमर का मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे कितना है, लेकिन वो रियल वर्ल्ड में पता होना बहुत मुश्किल है। सेलर को नहीं पता कि हर कंज्यूमर का मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे कितना है। इसलिए सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन केस में हम उसको, जो अजम्पशन थी उसकी, हम उसको ना आगे लेते बढ़ते हुए हम कह रहे हैं कि सेलर को नहीं पता है कि कंज्यूमर का एग्जैक्ट विलिंगनेस टू पे कितना है, बट उसको ये पता है कि हर बायर जो है वो अलग है एक दूसरे से। तो वो क्या करता है, वो प्राइस ऑप्शन ऑफर करता है बायर के कंज्यूमर को, जो उसको बेटर सूट करता है वो उसको उस पर जाता है। प्राइस ऑप्शन का मतलब क्या हुआ? प्राइस ऑप्शन मतलब कि उसने बोला कि एक बंडल ये है 0 से लेकर Q1 तक का बंडल है, मैं आपको P1 प्राइस पर ऑफर कर रहा हूँ। दूसरा बंडल आपको है Q1 से Q2 तक बंडल है, मैं आपको P2 प्राइस ऑफर कर रहा हूँ। तीसरा बंडल आपका है Q2 से Q3 तक, वो मैं आपको P3 प्राइस ऑफर कर रहा हूँ। तो अलग अलग प्राइसेस पे वो अलग अलग बंडल ऑफर करता है, और कंज्यूमर को जो बंडल सूट करता है, बेस्ट सूट करता है, वो उस बंडल को वो अफोर्ड या बाय करता है। इस केस में की फीचर्स क्या है? पहला है कि नो इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन। फर्म इस केस में नहीं बता सकती कंज्यूमर का मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे, इसलिए वो कंज्यूमर को एक मेन्यू ऑफर करती है, प्राइस ऑप्शन में ऑफर करती है, जो कि यहाँ पे इस प्रकार है कि अलग अलग बंडल्स को अलग अलग प्राइस ऑफर करती है कंज्यूमर को। यहाँ पे सेल्फ सिलेक्शन देखने को मिलता है, कंज्यूमर्स अपने हिसाब से जो उसको बंडल, जो उसको प्लान पसंद आ रहा है वो उसको बाय करता है। इसमें सेल्फ सिलेक्शन देखने को मिलता है, कंज्यूमर को ऑप्शन दे देगी कि आपको 3-4 ऑप्शन ये हैं अलग अलग बंडल्स के, अलग अलग प्राइजेस पे, आपको जो बेस्ट सूट कर रहा है वो आप वो बंडल ले लीजिए। इस केस में कंज्यूमर सरप्लस वो एक्सट्रैक्ट होता है मार्केट से, पर पूरा नहीं होता, जैसे कि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन केस में था। उस केस में मार्केट से पूरा कंज्यूमर सरप्लस एक्सट्रैक्ट हो जाता था, जीरो कंज्यूमर सरप्लस देखने को मिलता था। बट इस केस में कुछ पोर्शन जो है सब कंज्यूमर सरप्लस का वो मार्केट से एक्सट्रैक्ट होता है, पूरा नहीं होता। इस तरह का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने मिलता है। जैसे आप रिचार्ज कराते हैं अपने फ़ोन का, उसमें अलग अलग आपको ऑफर्स दिए जाते हैं, या ये एक बंडल है इसका प्राइस ये है, दूसरा बंडल इसका प्राइस ये है, अलग अलग ऑफर्स मिलते हैं। वो ऐसी चीज़ें आपको
देखने को मिलती है जहाँ सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे होता है। तो ये कॉमन है इन सब की मार्केट में। रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं इसका सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। पहला है बल्क डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एक सोडा ले लो 10 रुपये में, या फिर 12 सोडा ले लो 60 रुपये में। तो यहाँ पे बंडल क्या है, 2 बंडल बने। एक सोडा का दाम बोला उसने 10 रुपये, उसने 12 सोडा का दाम बोला उसने 60 रुपये। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, जो दूसरा बंडल जो है, जो 12 सोडा वाला जो बंडल है, वो आपका प्राइस 60 रुपये है। इसके से पर यूनिट प्राइस जो है वो 5 रुपये निकल के आ रहा है। अगर कंज्यूमर सिर्फ एक सोडा लेना चाहता है तो उसको 10 रुपये पे करने हैं। अगर उसको दूसरा बंडल ऑफर किया गया कि आप 12 सोडा लो हमसे 60 रुपये में, तो पर यूनिट प्राइस कितना पे करना पड़ रहा है, उसको 5 रुपये पे करना पड़ रहा है। तो ये ऑफर्स दिए गए बंडल्स के रूप में कंज्यूमर को, जो उसको सूट कर रहा है वो बंडल वो अफोर्ड या वो बाय करें। तो इसमें देख रहे हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अगर कोई बंदा सिर्फ एक सोडा लेगा, उसे 10 रुपये प्राइस चार्ज करना पे करना पड़ेगा पर सोडा। अगर वो बंडल दूसरा ऑफर कर चूज़ करता है 12 सोडा वाला 60 रुपये में, तो उसे पर यूनिट कितना पे करना पड़ रहा है, 5 रुपये। या तो यहाँ पे आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है कि कंज्यूमर से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अलग प्राइस चार्ज किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ बंडल्स ऑफ क्वांटिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग में देख सकते हैं आप कि पहले कुछ यूनिट्स आपको सस्ते में दी जाती है, उसके बाद आपका यूनिट पहले कुछ यूनिट्स आपके अलग रेट पर चार्ज होता है, उसके बाद एक लिमिट क्रॉस करने के बाद प्राइस चेंज हो जाता है। मोबाइल प्लान से भी दे सकते हैं, अलग अलग आपको बंडल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। बाय 2 गेट 1 वाला ऑफर भी है, ये भी आपका सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन केस में आता है। बाय 2 गेट 1 मतलब आपने एक यूनिट बाय किया, मान लो आपका एक यूनिट का प्राइस 10 रुपये है। अगर आप सिर्फ एक यूनिट बाय कर रहे हो, आप 10 रुपये पे कर रहे हो। अगर आप 2 यूनिट बाय कर रहे हो 20 रुपये में, तो आपको चीज़ मिल रही है 30 रुपये की। आप 2 यूनिट बाय कर रहे हो 20 रुपये में, अब बाय 2 गेट 1 का ऑफर है, तो आपको 3 चीज़ें मिली। तो बेसिकली आपने 2 यूनिट बाय की 20 रुपये में, आपको माल मिला 30 रुपये का। तो 20 रुपये प्राइस में आपको 3 यूनिट मिल गई बाय 2 गेट 1 ऑफर में। तो इस केस में पर यूनिट प्राइस कितना पड़ा आपको, 20/3 6.67। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर कोई बंदा सिंगल यूनिट परचेस करेगा वो 10 रुपये पे कर रहा है, और उसने ऑफर लिया बाय 2 गेट 1 का, तो 20 रुपये दे के वो 3 यूनिट्स को मिल रहे हैं। तो वो पर यूनिट कितना पे कर रहा है, वो 6.67 रुपीज़ पे कर रहा है। तो यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है पर यूनिट प्राइस, पर यूनिट आउटपुट पे। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जो आपको प्राइस सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के हैं। सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन केस में कंज्यूमर सप्लाई एक्सट्रैक्ट होता है, लेकिन पूरा नहीं होता है। सारा कंज्यूमर सप्लाई एक्सट्रैक्ट होता है आपका फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन केस में, जहाँ पे कंज्यूमर सप्लाई सब मार्केट में आपका जीरो हो जाता है, क्योंकि उस केस में फर्म चार्ज कर रहा है आपका प्राइस इक्वल टू कंज्यूमर्स मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे। तो ये था आपका सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब आपका है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन केस में क्या होता है, मोनोपोली चार्ज करता है अलग अलग प्राइजेस एक सेम कॉमोडिटी का अलग अलग मार्केट में। समझने की कोशिश कीजिएगा। इस केस में क्या होता है, मार्केट में 2 या 3 ग्रुप बना दिए जाते हैं, हम 2 ग्रुप लेके चलते हैं। मार्केट में कंज्यूमर को 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया, और गुड्स दोनों ग्रुप को अलग अलग प्राइस से बेचे गए, जिसको बोलते हैं थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मार्केट में कंज्यूमर्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाता है। अब ग्रुप्स में बांटा जाता है, उसका बेसिस क्या है वो हम पढ़ेंगे आगे आने वाले समय में। लेकिन ये बात समझिए कि मार्केट के अंदर कंज्यूमर्स को अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है, और हर एक ग्रुप से अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है सेम गुड के लिए। ये आप कहलाता है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये बात तय है कि इस केस में मार्केट में कंज्यूमर्स को अलग अलग ग्रुप में बांटा जाएगा, और हर ग्रुप से अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाएगा, डिपेंडिंग और कि ग्रुप का प्राइस सेंसिटिविटी कितना है, या फिर इलास्टिसिटी डिमांड कितना है ग्रुप का। जो ग्रुप का इलास्टिसिटी डिमांड, या जिस ग्रुप का इलास्टिसिटी डिमांड ज़्यादा होगा, उससे उतना ही कम प्राइस किया जाएगा। जिस ग्रुप का इलास्टिसिटी डिमांड कम होगा या इनलास्टिक होगा, उससे उतना ही ज़्यादा प्राइस चार्ज किया जाएगा। इसके की फीचर्स क्या है, इसमें मार्केट सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। मार्केट सेगमेंटेशन मतलब मार्केट को अलग अलग ग्रुप से बटा हुआ देखने को मिलता है। इस केस में फर्म्स डिवाइड एंटायर मार्केट इनटू ग्रुप्स। फर्म मार्केट को अलग ग्रुप से बांट देती है, और ग्रुप को जिस बांटा जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ
ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स सीनियर्स को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया, स्टूडेंट का अलग ग्रुप बन गया, सीनियर्स का अलग ग्रुप बन गया। ये आपका एग्जाम्पल है कि किस बेसिस पर ग्रुप बनाए जाते हैं। हर एक ग्रुप से अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द प्राइस इलास्टिक डिमांड ऑफ ईच ग्रुप। इस केस में रीसेल आपको प्रिवेंट करना पड़ता है फर्म को। रीसेल मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पे दो ग्रुप है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए से कम प्राइस चार्ज किया जा रहा है, ग्रुप बी से ज़्यादा प्राइस चार्ज किया जा रहा है डिपेंडिंग ऑन देयर प्राइस इलास्टिक डिमांड। अगर यहाँ पे रीसेल प्रिवेंट नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है कि ग्रुप ए जिसे कम प्राइस चार्ज किया जा रहा है वो मार्केट से गुड्स खरीद के वो ग्रुप बी वाले बंदों को वो बेच दे। ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। तो हमको फर्म्स को इस केस में रीसेल जो है उसको प्रिवेंट करना पड़ता है। अगर रीसेल प्रिवेंट नहीं करेगी, रीसेल यहाँ पे अगर होगा तो सस्ते में गुड्स खरीद कर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को वो सामान बेच सकता है, तो यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फर्म नहीं कर पाएगा। जो प्राइस जो चार्ज करेगा हर एक ग्रुप से इस केस में फर्म, वो डिपेंड करता है कि प्राइस इलास्टिक डिमांड कितना है फर्म का और ग्रुप का। जिस ग्रुप का प्राइस इलास्टिक डिमांड जितना ज़्यादा होगा या जितना इलास्टिक होगा, फर्म उससे उतना ही कम प्राइस चार्ज करेगी। या तो फिर ये कहे कि जिस ग्रुप का प्राइस इलास्टिक डिमांड कम होगा या इनलास्टिक होगा, उस ग्रुप से फर्म उतना ही प्राइस ज़्यादा चार्ज करेगी। एक बार फिर समझने की कोशिश कीजिएगा, प्राइस इलास्टिक डिमांड क्या बताता है? प्राइस इलास्टिक डिमांड बताता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी डिमांड में कैसे चेंज आ रहा है किसी कंज्यूमर का। अगर डिमांड इलास्टिक है, इट मीन्स प्राइस में चेंज आने से कंज्यूमर की डिमांड में ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा है। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो कंज्यूमर की डिमांड में ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, अगर आपकी डिमांड इलास्टिक है तो। वही दूसरी तरफ अगर आपकी डिमांड इन इलास्टिक है तो वो इंडिकेट करता है कि कंज्यूमर की डिमांड जो इनसेंसिटिव है टू प्राइस चेंज। इट मीन्स प्राइस में चेंज आने से कंज्यूमर की डिमांड में ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिल रहा एज कम्पेयर टू प्रीवियस ग्रुप। तो जिस ग्रुप का प्राइस इलास्टिक डिमांड इन इलास्टिक कम होगा, उससे उतना ही ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा फर्म। इसको हम मैथमेटिकली आगे हम प्रूफ भी करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एग्जाम्पल्स क्या क्या है? पहला है डंपिंग। पहला है डंपिंग। इसमें क्या होता है? इट इज प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग लोअर प्राइस ऑफ गुड्स इन फॉरेन मार्केट देन इन डोमेस्टिक मार्केट। फर्म जो है डोमेस्टिक मार्केट में अपने गुड्स का प्राइस ज़्यादा चार्ज करती है एज कम्पेयर टू फॉरेन मार्केट। तो फॉरेन मार्केट में इस केस में अपने गुड्स को कम दाम में बेचकर फर्म प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करती है। दो ग्रुप्स बन गए, आपका डोमेस्टिक ग्रुप, फॉरेन ग्रुप। डोमेस्टिक ग्रुप में आप ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं अपने गुड्स के लिए, और फॉरेन ग्रुप में आप फॉरेन मार्केट में आप कम प्राइस चार्ज कर रहे थे। इसे हम बोलते हैं डंपिंग बोलते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को। ये चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस, चार्जिंग लो प्राइजेस इन फॉरेन मार्केट देन डोमेस्टिक मार्केट, कॉल्ड डंपिंग। मूवी थिएटर में देखा जाता है, अलग अलग प्राइस चार्ज किए जाते हैं अलग अलग ग्रुप से। सीनियर सिटीजन से अलग प्राइस चार्ज किया जा रहा है, चिल्ड्रन से अलग प्राइस चार्ज किया जा रहा है, अडल्ट से अलग प्राइस चार्ज किया जा रहा है। इट मीन चिल्ड्रन का अलग ग्रुप है, उनसे अलग प्राइस चार्ज किया जा रहा है। सीनियर्स का अलग ग्रुप बना दिया गया, उनसे अलग प्राइस चार्ज किया जा रहा है। अडल्ट जो है उनका अलग ग्रुप बना दिया है, उनसे अलग प्राइस चार्ज किया जा रहा है। ट्रेन और बस टिकट्स में देखने को मिलता है, सीनियर सिटीजन को आपको सब्सिडी देखने को मिलती है, डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो ये भी आपका उसमें आ गया। जब भी दो अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग प्राइस चार्ज करेगा, वो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन केस में एग्जाम्पल बन जाएगा। म्यूजियम में देखने को मिलता है कि टूरिस्ट लोगों से या फॉरनर से ज़्यादा प्राइस चार्ज किया जाता है एज कम्पेयर टू लोकल टूरिस्ट या लोकल पीपल। तो ये भी इसका एग्जाम्पल हो गया। इस ग्राफ पे थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन समझाया गया है। ये आपका टोटल मार्केट का ग्राफ है। टोटल मार्केट पे आउटपुट डिटरमाइन करेगा मोनोपोली फर्म थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में एट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एमसी एंड एग्रीगेट मार्जिनल रिवेन्यू कर्व। एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व का मतलब है मार्केट को जितने ग्रुप से बांटा गया उनके मार्जिनल रेवेन्यू को ऐड करके आपको मिलेगा एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। तो एम से इंटरसेक्शन पॉइंट है AMR के एम के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये आपका आउटपुट लेवल निकल के आ गया मार्केट में। अब इस मार्केट में हमने मार्केट को दो ग्रुप में बांटा, सब मार्केट ए और सब मार्केट बी। टोटल मार्केट में एम आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। अब हमको बताना है कि इस एम आउटपुट में से जो अलग अलग ग्रुप है मार्केट में, जैसे मार्केट ए और मार्केट बी, तो मार्केट ए में कितना आउटपुट जाएगा, बेचा जाएगा,
और मार्केट बी में कितना आउटपुट बेचा जाएगा और किस प्राइस से बेचा जाएगा, ये हमको डिटरमाइन करना है। टोटल आउटपुट डिटरमाइन होगा मार्केट में मार्केट डिमांड और मार्केट एमआर एंड एमसी कर्व से। टोटल आउटपुट के बाद कितना आउटपुट आपको किस ग्रुप में या किस सब मार्केट में बेचना है वो आपको डिटरमाइन करना है, और किस प्राइस से बेचना है वो आपको डिटरमाइन करना है। ये मार्केट बी है, ये मार्केट ए है। मार्केट बी का जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है एज कम्पेयर टू मार्केट ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे दो ग्राफ बनाऊँ, दो डिमांड कब बनाऊँ, एक डिमांड मेरा हो गया ये D1 बोलता हूँ, एक डिमांड मेरा हो गया D2, ये मेरा D2 हो गया। तो हमको बताना है D1 D2 में से ज़्यादा इलास्टिक कौन है। D1 D2 में से D2 कर्व जो है वो ज़्यादा इलास्टिक है, ये वाला कर्व आपका ज़्यादा इलास्टिक है। जो कर्व जितना फ्लैटर होगा उसकी इलास्टिसिटी उतनी ज़्यादा होगी, या फिर अगर दूसरी नज़र से देखें जो कर्व जितना स्टीपर होगा उसकी इलास्टिसिटी उतनी ही कम होगी। इट मीन्स जो कर्व जितना फ्लैटर है D2 जो है वो D1 से फ्लैटर है। आप दो तरीके से देख सकते हैं इसको, अगर फ्लैटर टर्म्स में देखूं तो D2 यहाँ पे D1 से फ्लैटर है, तो जो कर्व जितना फ्लैटर है उसकी इलास्टिसिटी उतनी ही ज़्यादा है। अगर दूसरी नज़र से देखूं स्टीपनेस के नज़र से कि जो कर्व जितना स्टीपर है, इस केस में D1 जो है स्टीपर है D2 से, तो जो कर्व जितना स्टीपर है उस कर्व की इलास्टिसिटी उतनी ही कम है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ए और मार्केट बी में मार्केट बी का डिमांड कर्व जो है वो फ्लैटर है एज कंपेयर टू मार्केट ए। इट मीन्स मार्केट बी का जो इलास्टिसिटी डिमांड जो है, मार्केट बी जो है इलास्टिक है, हाई इलास्टिक है, और मार्केट ए जो है वो लेस इलास्टिक है। तो मार्केट ए यहाँ पे आपका लेस इलास्टिक आ गया, मार्केट बी यहाँ पे आ गया हाई इलास्टिक आ गया, हाई इलास्टिक आ गया। और ये बात भी पता है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन केस में हर ग्रुप से कितना प्राइस चार्ज किया जाएगा वो डिपेंड करता है प्राइस इलास्टिक डिमांड पे। जिस ग्रुप का प्राइस इलास्टिक डिमांड जितना ज़्यादा है उससे उतना ही कम प्राइस चार्ज किया जाएगा। तो सिंस मार्केट बी का प्राइस इलास्टिक डिमांड हाई है एज कम्पेयर टू मार्केट ए, तो इससे जो प्राइस चार्ज किया जा रहा है मार्केट से P2 चार्ज किया जा रहा है एट द पॉइंट वेयर MR ऑफ मार्केट बी इज इक्वल टू MC ऑफ मार्केट, MR ऑफ मार्केट बी इक्वल टू MC ऑफ मार्केट। देखिएगा इस ई पॉइंट से टोटल मार्केट डिमांड से हमको MC मिला कि इतना MC है टोटल मार्केट का, और इतना मेरा आउटपुट है टोटल मार्केट का। इस MC जो टोटल मार्केट सारा है उस MC का इंटरसेक्शन पॉइंट जो MR से होगा वो मिलेगा, वो देगा आपको मार्केट का उस सब मार्केट का आउटपुट M2 आ गया। और इस मार्केट से जो प्राइस चार्ज किया जा रहा है P2 चार्ज किया जा रहा है, क्योंकि ये मार्केट जो है इलास्टिक मार्केट है, इस मार्केट जो प्राइस चार्ज हो रहा है P2 हो रहा है जो कि आपका लेस इलास्टिक मार्केट से ज़्यादा कम है। तो जितना ज़्यादा इलास्टिसिटी है मार्केट का, सब मार्केट का, एक ग्रुप का, उतना प्राइस कम उससे चार्ज किया जा रहा है। तो आपको दोनों चीज़ समझ आ गई। मार्केट ए से प्राइस जो चार्ज हो रहा है P1 चार्ज हो रहा है, P1 आपका जा रहा है P2 से, P2 आपका प्राइस है आपका मार्केट बी का, P1 आपका प्राइस है मार्केट ए का। मार्केट ए में प्राइस P1 चार्ज हो रहा है दैट इज ग्रेटर देन द मार्केट बी प्राइस। ऐसा क्यों कि मार्केट ए जो है लेस इलास्टिक है, या आपका मार्केट ए लेस इलास्टिक है और मार्केट बी जो है वो मोर इलास्टिक है। तो जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी मार्केट की उतना कम प्राइस उससे चार्ज किया जाएगा। तो ये आपका था थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इस केस में भी कुछ सरप्लस मार्केट से एक्सट्रैक्ट करता है मोनोपोली फर्म। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि रिलेटिव प्राइस कैसे निकाला जाता है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। कैसे, जैसा आपको बताया गया मार्केट को अलग अलग पार्ट से अलग ग्रुप में बांटा जाता है। इस केस में हम दो ग्रुप बनाए, मार्केट ए और मार्केट बी। मार्केट ए का इलास्टिक डिमांड है E1 है, प्राइस इससे P1 चार्ज हो रहा है। मार्केट बी का इलास्टिक डिमांड कितना E2 है, प्राइस इससे P2 चार्ज हो रहा है। लास्ट क्लास आपने पढ़ा था मार्जिन रेवेन्यू का रिलेशनशिप आपका प्राइस और इलास्टिक डिमांड से। आपने देखा था कि MR इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 + 1/E ब्रैकेट क्लॉज। ये आपका था फॉर्मूला MR प्राइस और इलास्टिक डिमांड का रिलेशनशिप, आपने लास्ट क्लास में देखा था। तो मार्केट ए का MR हो गया ये, मार्केट बी का MR हो गया ये। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, MR ऑफ ईच मार्केट इज इक्वल टू MC ऑफ टोटल मार्केट, MC ऑफ फर्म।
तो मार्केट ए में इक्विलिब्रियम पॉइंट तो होगा MR1 इक्वल टू MC, मार्केट बी में इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा MR2 इक्वल टू MC। अगर ये मेरा है MR1 इक्वल टू MC और MC इज इक्वल टू MR2, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि MR1 इक्वल टू MR2, दोनों मार्केट का MR जो होगा सब मार्केट का वो इक्वल होगा एट इक्विलिब्रियम पॉइंट इन थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो हमने यहाँ पे पुट किया MR1 इक्वल टू MR2। MR का फॉर्मूला है P1, ये फॉर्मूला है MR का, M2 का फॉर्मूला ये है। इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास आएगा P1 बाई P2 इज इक्वल टू 1 बाई E1 1 बाई E2। ये आपका पास कुछ ऐसा आएगा, और E2 और E1 आपके पास ये आएगा। तो रेशियो जो है प्राइस का थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में वो आपका निकल के आ रहा है P1 बाई P2 इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई E2 डिवाइड बाई 1 प्लस E1, ये निकल के आ रहा है आपका P1 और P2 का रेशियो। दो केस लेते हैं। पहला केस ये कि अगर दोनों का इलास्टिसिटी डिमांड सेम है, दोनों मार्केट में अगर इलास्टिसिटी डिमांड सेम है, एट E1 इक्वल टू E2, लेट्स से -2 है, हमने -2 पुट किया तो वहाँ पर क्या निकल के आया P1 P2 का रेशियो जो है इक्वल टू 1 आ रहा है, विच मीन्स P1 इक्वल टू P2। अगर दोनों मार्केट का इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड अलग अलग है, उस केस में लेट्स से E1 जो मार्केट ए जो है उसका प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड -2 है और मार्केट बी का प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड -4 है। ठीक, ये बताता है कि मार्केट बी जो है वो हाईली इलास्टिक है क्योंकि उसका प्राइस इलास्टिक डिमांड ज़्यादा है एब्सोल्यूट टर्म्स में एज कम्पेयर टू मार्केट ए, तो हाईली इलास्टिक है मार्केट बी, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट ए जो है इस केस में वो लेस इलास्टिक है। ठीक है, हमने फॉर्मूला वैल्यूज पुट की, हमारे पास निकल के आया P1 बाई P2 इज इक्वल टू 1.5 विच मीन्स P1 इक्वल टू 1.5 P2। ये क्या बता रहा है, जो प्राइस है मार्केट ए में वो 1.5 टाइम्स है प्राइस ऑफ मार्केट 2 का, विच मीन्स प्राइस ऑफ मार्केट ए इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ मार्केट 2। आज ये आपको कंफर्म भी कर रहा है कि मार्केट ए का इलास्टिसिटी डिमांड जो है वो कम है, इस वजह से यहाँ पे प्राइस ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है, और मार्केट बी का जो इलास्टिसिटी डिमांड ज़्यादा है इस वजह से यहाँ पे प्राइस कम चार्ज किया जा रहा है एज कम्पेयर टू मार्केट ए। तो कंक्लूजन क्या निकला इससे अभी तक कि थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन केस में हाई प्राइस चार्ज किया जाता है उस मार्केट से, उस ग्रुप से जहाँ डिमांड लेस इलास्टिक होती है, और लोअर प्राइस चार्ज किया जाता है उस ग्रुप या उस मार्केट से, सब मार्केट से जहाँ डिमांड आपकी हाईली इलास्टिक होती है। इस केस में मार्केट ए का जो डिमांड था, इलास्टिक डिमांड था वो -2 था, डेट इज 2 था, और मार्केट बी का जो इलास्टिक डिमांड था वो 4 था। तो मार्केट 2 यहाँ पे हाईली इलास्टिक है, इसलिए यहाँ से लोअर चार्ज प्राइस किया जा रहा है मार्केट 2 से, और मार्केट ए जो है वो लेस इलास्टिक है तो उस केस में उससे ज़्यादा प्राइस चार्ज किया जा रहा है। तो कंक्लूजन क्या निकला, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन केस में मार्केट को अलग ग्रुप पे बांटा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल स्टैटिस्टिक्स लाइक सीनियर सिटीजन स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद हर मार्केट से अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाएगा, हर ग्रुप से अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस इलास्टिक डिमांड ऑफ ईच ग्रुप। जिस ग्रुप का प्राइस इलास्टिक डिमांड ज़्यादा होगा या हाईली इलास्टिक होगा उससे उतना प्राइस कम चार्ज किया जाएगा, और जिस ग्रुप का प्राइस इलास्टिक डिमांड कम होगा या लेस इलास्टिक होगा उससे उतना ही ज़्यादा प्राइस चार्ज किया जाएगा। इस केस में भी कंज्यूमर सरप्लस एक्सट्रैक्ट होता है फर्म के द्वारा। अब अभी तक हमने पढ़ा, तीनों डिग्री हमने पढ़ा। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का एम क्या है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के एम है कि कंज्यूमर सरप्लस रिड्यूस करना है मार्केट में, या कंज्यूमर सरप्लस एक्सट्रैक्ट करना है मार्केट से बाय चार्जिंग डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस। ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली का प्रॉफिट अर्न या इंक्रीज कर देता है। अगर हम तीनों डिग्री को कंपेयर करें इन द टर्म्स ऑफ कि कितना उसने कंज्यूमर सरप्लस ने एक्सट्रैक्ट किया, तो डिग्री 1 जो है, फर्स्ट डिग्री जो है उसने पूरा कंज्यूमर सरप्लस एक्सट्रैक्ट कर लिया, इसके भी कंज्यूमर सरप्लस एक बार 0 हो जाता है। सेकंड डिग्री में भी कुछ कंज्यूमर सरप्लस एक्सट्रैक्ट होता है लेकिन पूरा एक्सट्रैक्ट नहीं होता, तो यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस पॉजिटिव रहता है। और थर्ड डिग्री में भी आपका कंज्यूमर सरप्लस एक्सट्रैक्ट होता है लेकिन पूरा एक्सट्रैक्ट नहीं होता है, इस केस में कंज्यूमर सरप्लस आपका कुछ होता है मार्केट में। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच कंज्यूमर सरप्लस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मार्केट बाय प्रैक्टिसिंग डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस, अगर हम इसको तीनों डिग्री प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड करें तो हम बोलेंगे
फर्स्ट डिग्री में सब पूरा कंज्यूमर सरप्लस एक्सट्रैक्ट होता है, सेकंड डिग्री में कंज्यूमर सरप्लस एक्सट्रैक्ट होता है बट फर्स्ट डिग्री से कम होता है, और थर्ड डिग्री में सबसे कम कंज्यूमर सरप्लस एक्सट्रैक्ट होता है। तो एज वी मूव फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट, अगर थर्ड से फर्स्ट के मूव कर रहा हूँ मैं, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से अगर फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो कंज्यूमर सरप्लस जो एक्सट्रैक्ट हो रहा है मार्केट में वो बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स थर्ड में सबसे कम कंज्यूमर सरप्लस एक्सट्रैक्ट करेगा मार्केट से फर्म, सेकंड डिग्री में थोड़ा ज़्यादा करेगा एज कम्पेयर टू थर्ड, और फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में वो पूरा का कंज्यूमर सरप्लस वो मार्केट से एक्सट्रैक्ट कर लेगा फर्म बाय प्रैक्टिसिंग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एक बार हम तीनों कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन केस में हर एक यूनिट बेचा जा रहा है कंज्यूमर के मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे प्राइस के ऊपर। एग्जाम्पल्स का ऑप्शन हो गया, पर्सनलाइज प्राइसिंग हो गई। इस केस में ऑल सारा कंज्यूमर सरप्लस एक्सट्रैक्ट हो रहा था मार्केट से फर्म द्वारा। सेकंड डिग्री प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन केस में अलग अलग बंडल्स बनाए जाते हैं गुड्स के, अलग अलग बंडल्स अलग अलग प्राइस पे बेचे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल, डेटा पैक्स, ये आपके एग्जाम्पल हो गए। इसके अंदर एक लार्ज पोर्शन कंज्यूमर सरप्लस का एक्सट्रैक्ट होता है, पूरा नहीं होता लेकिन एक बड़ा चंक कंज्यूमर सरप्लस का एक्सट्रैक्ट इस केस में हो जाता है। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन केस में प्राइस जो अलग अलग ग्रुप्स का, पहले तो बात मार्केट को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाता है और अलग अलग ग्रुप से अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है, या फिर थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। एग्जाम्पल आपका रियल्टी का, स्टूडेंट डिस्काउंट, ये सब हो गया इसका। और इस केस में कंज्यूमर सरप्लस एक्सट्रैक्ट होता है थोड़ा सा। तो सबसे कम कंज्यूमर सरप्लस कौन सा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक्सट्रैक्ट कर रहा है? थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सबसे कम कंज्यूमर सरप्लस एक्सट्रैक्ट कर रहा है मार्केट से। और सब पूरा सब कौन कर रहा है कंज्यूमर सरप्लस एक्सट्रैक्ट मार्केट से? वो कर रहा है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो ये थे आपके तीनों डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो पीगू ने दिए थे, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है इंटरटेम्पोरल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड पीक लोड प्राइसिंग। अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, हमने 3 डिग्री पढ़े प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के, 1, 2 एंड 3, दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसके अलावा मोनोपोलिस्ट दो अलग तरह के और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस करता है, जिसमें पहला है इंटरटेम्पोरल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या होता है, मोनोपोली अलग अलग प्राइस चार्ज करता है अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे। यहाँ पे अलग अलग समय पे अलग अलग प्राइस चार्ज किए जा रहे हैं मोनोपोली द्वारा अलग अलग कंज्यूमर ग्रुप से, बेस्ड ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरटेम्पोरल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन केस में मोनोपोली द्वारा सेम गुड के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज किया जा रहा है अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग कंज्यूमर ग्रुप से, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनिशियली क्या होता है, इनिशियली हाई प्राइस चार्ज किया जाता है कंज्यूमर से जिन कंज्यूमर से हाई प्राइस चार्ज किया जा रहा है उनका जब प्राइस इलास्टिक डिमांड जो है वो लेस इलास्टिक डिमांड होती है उनकी। फिर नेक्स्ट फिर बाद में वो सेम गुड एक कम प्राइस से बेचा जाता है मार्केट में उन कंज्यूमर को जिनकी प्राइस इलास्टिक डिमांड जो हाई होती है। यहाँ पे बात समझने की कोशिश कीजिएगा। इंटरटेम्पोरल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन केस में मोनोपोली जो है अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहा है, गुड सेम है, अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहा है अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग कंज्यूमर ग्रुप से। इनिशियली हाई प्राइस चार्ज किया जा रहा है उस ग्रुप से, कंज्यूमर ग्रुप से जिसकी प्राइस इलास्टिक डिमांड लेस इलास्टिक है, या फिर वो ग्रुप जो रिच है। और वही सेम गुड बाद में कम प्राइस से बेचा जाता है उन ग्रुप को जिनकी प्राइस इलास्टिक डिमांड ज़्यादा होती है। तो बेसिकली सेम गुड दो अलग प्राइस पे बेचा गया, अलग प्राइस पे बेचा गया अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर को। इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न मैक्सिमम रेवेन्यू बाय चार्जिंग ईच ग्रुप प्राइस क्लोज टू व्हाट दैट विलिंग टू पे। ये इस टाइप का इंटरटेम्पोरल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपको बहुत कॉमन है टेक मार्केट में, फोन्स के मार्केट में, गेमिंग कंसोल्स के मार्केट में बहुत कॉमन है। एग्जाम्पल तौर पे नया आईफोन लॉन्च हुआ मार्केट में 1,20,000 रुपये पे। 1,20,000 रुपये में उन कंज्यूमर्स ने आईफोन लिया जिनकी डिमांड जो थी वो लेस इलास्टिक थी, या वो लोग जो वेट नहीं कर सकते थे। जो लोग वेट नहीं कर सकते, जो ग्रुप ऑफ पीपल वेट नहीं कर पाते, इम्पेशेंस होते हैं, उनकी प्राइस इलास्टिक डिमांड इलास्टिक होती है, इनइलास्टिक होती है, लेस इलास्टिक होती है। तो वो हाई प्राइसेस पर गुड्स ले लेते हैं, या इट मीन्स
प्राइस रिस्पॉन्सिवनेस वहाँ पे कम देखने को मिलता है उन ग्रुप के लिए। वही 6 महीने बाद सेम आईफोन को 90,000 में बेच दिया गया दूसरे ग्रुप्स को, जिनकी प्राइस इलास्टिक डिमांड इलास्टिक थी, हाईली इलास्टिक थी, और वो प्राइस सेंसिटिव बायर्स होते हैं। यहाँ पे डायग्राम में देखिएगा, दो ग्रुप्स है, एक ग्रुप का डिमांड कर्व AR1 है, दूसरा ग्रुप का डिमांड कर्व AR2 है। AR1 यहाँ पे स्टीपर है, इट मीन्स डिमांड कर्व जो है ग्रुप 1 का जो रिप्रेजेंट हो रहा है AR1 से वो इनइलास्टिक है। वही दूसरी तरफ AR2 है जो ग्रुप 2 का डिमांड का रिप्रेजेंट करता है, वो फ्लैटर है एज कम्पेयर टू AR1। इट मीन्स ग्रुप 2 जो है उसका डिमांड इलास्टिक है। तो अगर आपका MCM फ्लैट है, मतलब MCM का हॉरिजॉन्टल है, तो वो इंटरसेक्ट कर रहा है MR1 को इस पॉइंट पे। Q1 आउटपुट बेचा जा रहा है MR1 ग्रुप वन को Q1 आउटपुट बेचा जा रहा है एट प्राइस P1। ये आपको हो गया, आईफोन आपने बेचा 1,20,000 रुपये में इनिशियली। फिर बाद में क्या हुआ, आपने नेक्स्ट विद इन 6 मंथ, आप 6 महीने बाद आपने सेम आईफोन आपने बेचा दूसरे ग्रुप्स को, जिसकी डिमांड के रिप्रेजेंट हो रही है AR2 से, जो इलास्टिक डिमांड है जिनकी। उन्होंने गुड्स खरीदा एट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ MR2 एंड MC। Q2 यूनिट्स बाय परचेस करेंगे सेकंड ग्रुप एट द प्राइस P2, डेट इज फॉर एग्जांपल 90,000 का आईफोन लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इनिशियली जो गुड्स बेचा जा रहा है हायर प्राइस पे उन कंज्यूमर को जिनकी डिमांड इनलास्टिक है, और कुछ समय बाद वही सेम गुड बेचा जा रहा है कम प्राइस पे उन कंज्यूमर को जिनकी डिमांड इलास्टिक है। ये था आपका इंटरटेम्पोरल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट आपका है पीक लोड प्राइसिंग। इसमें क्या करता है मोनोपोली, जिस समय डिमांड पीक में होती है उस समय प्राइस ज़्यादा चार्ज करता है, और जिस समय डिमांड आपकी कम होती है या डिमांड ड्यूरिंग ऑफ पीक पीरियड तब वो कम प्राइस चार्ज करता है। इसके वजह कारण ये है कि अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्जिनल कॉस्ट होती है फर्म के लिए, वो अलग अलग होती है। जब आपका पीक आवर होता है, डिमांड जब आपकी बहुत ज़्यादा होती है, उस समय मार्जिनल कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है। जब आपकी डिमांड ऑफ पीक आवर में होती है, कम डिमांड होती है, उस समय मार्जिनल कॉस्ट उसका कम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग, पीक आवर में ज़्यादा है, नॉन पीक आवर कम है। वूलन गारमेंट्स, विंटर में प्राइस ज़्यादा होता है इसका एज कम्पेयर टू समर। तो आप देख सकते हैं अलग अलग प्राइस पे, अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग प्राइस चार्ज किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पीक आवर ऑफ डिमांड में मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होता है, इस वजह से प्राइस भी ज़्यादा चार्ज किया जाता है उस टाइम पीरियड पे। ऑफ पीक पीरियड में प्राइस आपका मार्जिनल कॉस्ट आपका कम होता है, तो उस वजह से डिमांड भी कम, प्राइस भी कम चार्ज किया जाता है इस केस में। डायग्राम पे देखिएगा, AR2 और MR2 जो है वो पीक पीरियड का डिमांड है, ये वाली। वो AR1 MR1 जो है वो ऑफ पीक पीरियड का डिमांड है। इक्वल होगा एट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ MR MC। आपके ये MC कर्व है, MC कर्व ऑफ पीक पीरियड का डिमांड जो है AR2 AR1 या MR1 को इंटरसेक्ट कर रहा है E1 पॉइंट पे। तो MC कर्व इंटरसेक्ट MR1 एट E1, प्राइस में कम P1 आ रहा है, क्वांटिटी Q1 आ रही है आपकी। वही MC कर्व जो है वो पीक पीरियड डिमांड कर्व के केस में MR2 को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट E2। इस केस में प्राइस आपकी P2 आ रही है, क्वांटिटी Q2 आ रही है। तो आप देख सकते हैं इन द केस ऑफ ऑफ पीक पीरियड डिमांड, प्राइस इज P1 which is less than the price P2. In the case the price P2 represent the price in the case of peak period demand. तो peak period demand में प्राइस ज़्यादा है, ऑफ पीक पीरियड डिमांड में प्राइस कम है, because the marginal cost of production in off-peak period is less at E1 and marginal cost of production in peak period is higher, that is E2. तो मार्जिनल कॉस्ट आपका डिफरेंट होता है अलग अलग टाइम ऑफ पॉइंट और टाइम पे, इस वजह से प्राइस में अलग अलग चार्ज मोनोपोली करता है अकॉर्डिंग टू पीक लॉट प्राइसिंग। तो इंटरटेम्पोरल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे टाइम बेस्ड डिमांड इलास्टिसिटी के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। इसमें पहला हाई प्राइस चार्ज करते हैं, लाइक 1,20,000 पर आईफोन के लिए लॉन्च के टाइम पे, फिर बाद में इसको प्राइस कम कर देते हैं, लाइक 90,000 6 महीने के बाद।
एग्जाम्पल टेक गैजेट्स बुक मूवी रेंटर्स, ये आपके एग्जाम्पल्स है इसके। पीक लोड प्राइसिंग में टाइम बेस्ड और कॉस्ट मैनेजमेंट और कंजेशन के ऊपर प्राइस अलग अलग चार्ज किया जाता है। और पीक पीरियड डिमांड में प्राइस मार्जिनल कॉस्ट कम होता है, इसलिए प्राइस कम चार्ज होता है उस टाइम पीरियड पे। पीक डिमांड पे पीक पीरियड की डिमांड होती है, उस केस में मार्जिनल कॉस्ट प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इस वजह से उसका केस से प्राइस भी ज़्यादा चार्ज किया जाता है। इट मीन्स हायर प्राइस ड्यूरिंग पीक आवर्स एंड लोअर प्राइस ड्यूरिंग ऑफ पीक आवर्स। ये आपके से एग्जाम्पल्स हैं। तो ये थे आपके अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे दो अलग टाइप के और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन थे। पहला पीक लोड प्राइसिंग और दूसरा आपका था इंटर टेम्पोरल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल मोनोपोली। एक फर्म को नेचुरल मोनोपोली कब कहा जाता है? एक मोनोपोली फर्म नेचुरल मोनोपोली कब कहलाती है? जब मोनोपोली फर्म का जो एलएसी कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग नेचर का हो। अभी तक आपने देखा, हमने जब मोनोपोली का ग्राफ बनाए पास्ट में बहुत सारे, तो मोनोपोली का हमने जो ग्राफ बनाया था, ये आपकी डिमांड थी, ये आपका एमआर था, ये आपका एमसी था, यहाँ से आउटपुट निकल के आया, यहाँ से प्राइस निकल के आया। हमने बनाया एसी, बनाया एसी आपका हमने बनाया था यू शेप्ड, जो इंडिकेट करता था कि आपका एवरेज कॉस्ट जो है इनिशियली डिक्रीज हो रहा है, फिर हायर प्रोडक्शन, देन वो मिनिमम कॉस्ट अटेंड करता है, देन वो एवरेज कॉस्ट आपका बढ़ना शुरू कर देता है। या हमने, ये हमारा केस है सिंपल मोनोपोली का। अगर मैं कहूँ कि फर्म का जो एवरेज कॉस्ट है वो कुछ इस शेप में है, मतलब कि वो प्रोडक्शन बढ़ाने से वो डिक्रीज हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, मैं बोलूँगा उस केस को कि मोनोपोली आपका नेचुरल मोनोपोली में बदल गया है। तो नेचुरल मोनोपोली की पहचान क्या है? नेचुरल मोनोपोली केस में जो उसका एवरेज कॉस्ट होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, वो इंक्रीजिंग नेचर का नहीं होता है। इसकी पहचान है नेचुरल मोनोपोली की। इसका डेफिनेशन क्या है नेचुरल मोनोपोली का? नेचुरल मोनोपोली अकर्स जब एक सिंगल फर्म पूरे मार्केट का आउटपुट प्रोड्यूस कर सके लोअर एवरेज कॉस्ट पे एज कंपेयर टू अदर मल्टीपल फर्म्स, तब हम बोलेंगे कि आपका मोनोपोली नेचुरल मोनोपोली है। फॉर एग्जांपल, फर्म ए है, मार्केट में है, वो पूरी मार्केट डिमांड फुलफिल कर सकता है लोअर एवरेज कॉस्ट पे एज कंपेयर टू अदर फर्म्स लाइक फर्म्स बी सी डी। अगर फर्म बी सी डी, एक दो ग्रुप्स है, एक फर्म एक ग्रुप है, एक आपका छोटे छोटे फर्म्स का ग्रुप है बी सी डी। अगर फर्म ए का जो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम है एज कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फर्म बी सी डी, तो हम बोलेंगे कि फर्म ए जो है वो पूरे मार्केट को आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है लोअर एवरेज कॉस्ट पे एज कंपेयर टू अदर्स मल्टीपल कम्पिटिटिव फर्म्स, तब हम बोलेंगे कि आपका मोनोपोली नेचुरल मोनोपोली है। इसकी पहचान होगी नेचुरल मोनोपोली की कि इसका एवरेज कॉस्ट जो होता है वो डाउन स्लोपिंग नेचर का होता है। एवरेज कॉस्ट डाउन स्लोपिंग नेचर क्यों होता है? ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई फिक्स कॉस्ट एंड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इस तरह के मार्केट के केस में ना कंपटीशन एफिशिएंट नहीं होता। जब एक फर्म सारे मार्केट का आउटपुट, पूरे मार्केट का आउटपुट सबसे कम दाम में प्रोड्यूस कर सकता है, तो दूसरे फर्म से कंपटीशन करने में आप फ़ायदा नहीं है, तो उसी फर्म के द्वारा सारे प्रोडक्शन होना चाहिए जिसका एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है एज कंपेयर टू अदर कम्पिटिटिव फर्म्स। इसके एग्जांपल्स हो गया कहोगे पब्लिक यूटिलिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रेलवेज, वेस्ट कलेक्शन आर टिपिकल नेचुरल मोनोपोलीज वेयर वन प्रोवाइडर इज द बेस्ट सुटेड टू सर्व द सोसाइटी। इन केस में पब्लिक यूटिलिटीज के केस में जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रेलवे, वेस्ट कलेक्शन, इस केस में सिर्फ एक फर्म जो है वो बेहतर परफॉर्म कर पाती है एज कंपेयर टू अदर मल्टीपल फर्म्स, तो इस केस में पब्लिक यूटिलिटी केस में आपका नेचुरल मोनोपोली देखने को मिलता है, जहाँ पे सिर्फ एक फर्म जो है एज कंपेयर टू अदर फर्म्स बेटर परफॉर्म कर रही है, तो उसी फर्म के द्वारा जो बेटर परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट उससे काम कराया जाता है। इस केस में एक प्राइसिंग रूल स्पेशल होना चाहिए। अगर नेचुरल मोनोपोली जो है, नेचुरल मोनोपोली है, मोनोपोली ऑपरेट करेगा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एम आर इक्वल टू एम सी पे। अगर नेचुरल मोनोपोली को अनरेगुलेटेड छोड़ दिया गया, वहाँ पर रेगुलेशन नहीं है गवर्नमेंट का, सिंस पब्लिक यूटिलिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रेलवेज, इन सब में नेचुरल मोनोपोली देखने को मिलती है। अगर इन
सर्विसेज में गवर्नमेंट मोनोपोली को रेगुलेट नहीं कर रही, तो यहाँ पे वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करती है कंज्यूमर से और कम आउटपुट प्रोड्यूस करती है एज कम्पेयर टू सोशली ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट। तो इस केस में स्पेशल प्राइसिंग रूल्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये केस आपका पब्लिक यूटिलिटीज़ के सर्विसेज में देखा जाता है नेचुरल मोनोपोली। इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट को रेगुलेशन जरूरी है। अगर गवर्नमेंट यहाँ पे रेगुलेशन नहीं करेगी, मिस मार्केट इंटरफेयर नहीं करेगी नेचुरल मोनोपोली केस में, तो नेचुरल मोनोपोली जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा मार्केट के बेसिस पे वो कम प्रोड्यूस करेगा और ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा। समझते हैं आगे स्लाइड्स में। जैसे ये ग्राफ देखिए, ये डिमांड कर्व है। आप अब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है फर्म का वो डाउन स्लोपिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं। इट मीन्स इसका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डाउन स्लोपिंग है। इट मीन्स ये तो फर्म है अगर नेचुरल मोनोपोली में कन्वर्ट हो गई। इस फर्म का लॉन्ग रन मार्जिन कॉस्ट कर्व है वो LMC है। अगर ये फर्म MR इक्वल टू MC ऑपरेट करेगी, यहाँ से मान लो यहाँ से मेरा MR आ रहा है, तो वो इतना आउटपुट प्रोड्यूस करेगी MR इक्वल टू MR और MC के इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, वो प्राइस चार्ज करेगी इतना। अगर उसको रेगुलेशन नहीं किया गया मोनोपोली का को, अगर इस मोनोपोली फर्म को ऐसे छोड़ दिया गया कि मार्केट बेस पे ऑपरेट करे, तो उस केस में वो ऑपरेट करेगा एट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मार्जिनल रिवेन्यू कर्व, दैट इज दिस वन, एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व। वो इस पॉइंट पर ऑपरेट करेगा, इतना आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, इतना प्राइस चार्ज करेगा। अगर उसको छोड़ दिया गया, फ्रीली छोड़ दिया गया नेचुरल मोनोपोली को, तो सिंस यहाँ पे प्राइस ज़्यादा चार्ज कर रहा है और आउटपुट कम प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस केस में नेचुरल मोनोपोली केस में स्पेशल प्राइसिंग जरूरी है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है। और दो तरह के यहाँ पे प्राइसिंग होते हैं। पहला आपका है मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग में क्या होता है कि P इक्वल टू MC पे बोले, गवर्नमेंट बोले इसको फर्म को, नेचुरल मोनोपोली फर्म को, कि P इक्वल टू MC पे ऑपरेट करे। इस पे आउटपुट प्रोड्यूस करेगा P इक्वल टू MC पे X यूनिट ऑफ आउटपुट। बट आप देख सकते हैं इस X यूनिट पर आउटपुट पे जो प्राइस ऑफ P आ रहा है, बट एवरेज कॉस्ट है वो A आ रहा है। तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट जो है ज़्यादा है प्राइस से, तो फर्म को लॉस बेयर करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट बोलती है नेचुरल मोनोपोली फर्म को क्या कि आप मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग अडॉप्ट करें और P इक्वल टू MC पर प्रोड्यूस करें, तो उस केस में फर्म को लॉस देखने को मिलेगा। और उस केस में गवर्नमेंट को नेचुरल मोनोपोली फर्म को सब्सिडी देनी पड़ेगी, ताकि वो उसको फोर्स कर सके कि वो P इक्वल टू MC पे वो ऑपरेट करे। तो इस केस में अगर P इक्वल टू MC ऑपरेट करता है, आउटपुट तो वो एफिशिएंट लेवल का प्रोड्यूस कर रहा है मोनोपोली फर्म, बट उसको लॉस बियर करना पड़ रहा है फर्म को। इस केस में गवर्नमेंट को उस फर्म को सब्सिडी देनी पड़ेगी, तभी आपका मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग जो है आपका वो सक्सेसफुल होगा इस केस में। दूसरा केस है एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग। अगर गवर्नमेंट बोले नेचुरल मोनोपोली फर्म को कि आप P इक्वल टू AC पर ऑपरेट करें, अगर फर्म P इक्वल टू AC ऑपरेट करता है एट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व और एवरेज कॉस्ट कर्व, लेट्स से पॉइंट EA, इस पॉइंट पर ऑपरेट करता है P इक्वल टू AC पे, तो इस केस में फर्म जो है नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी। बट यहाँ पे क्या है, आउटपुट जो है वो X आउटपुट या सोशली ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट जो है उससे कम हो जाएगा, तो कुछ आउटपुट यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। अगर P इक्वल टू AC पे ऑपरेट करती है, तो इस केस में आउटपुट कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू द P इक्वल टू MC केस। तो यहाँ पे दो तरह की प्राइसिंग देखने को मिली है। अगर P इक्वल टू MC केस या मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग अडॉप्ट करवाती है गवर्नमेंट, तो फर्म को लॉस होगा और फर्म को लॉस को कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ेगी। अगर भाई दूसरी तरफ अगर एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग अडॉप्ट करवाती है गवर्नमेंट नेचुरल मोनोपोली से, तो फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट होगा क्योंकि ऑपरेट कर रहा है P इक्वल टू AC पे। लेकिन इस केस में जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो मार्केट में वो कम होगा सोशली आउटपुट लेवल ऑफ आउटपुट एट इज P इक्वल टू MC आउटपुट लेवल से। तो ये दो तरह के प्राइसिंग के केस में गवर्नमेंट डिसाइड करना पड़ता है कि कैसे वो ऑपरेट करवाए नेचुरल मोनोपोली से। MC प्राइसिंग में एफिशिएंट है, क्योंकि फर्म ऑपरेट कर रहा है P इक्वल टू MC पे, बट फर्म को लॉस बेयर करना पड़ रहा है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ेगी। अगर P इक्वल टू AC पे ऑपरेट करता है, तो इससे लॉस तो फर्म को नहीं होगा, फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी, बट वो आउटपुट उसका जो होगा एफिशिएंट लेवल से कम होगा। तो दो तरह के हमने देखे प्राइसिंग रूल अंडर केस ऑफ नेचुरल मोनोपोली, जब गवर्नमेंट इंटरवेन करती है नेचुरल मोनोपोली केस में। क्यों करती है कि नेचुरल मोनोपोली केस में गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं करेगी, तो वो आउटपुट जो प्रोड्यूस करेगा नेचुरल मोनोपोली वो कम प्रोड्यूस करेगा और ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा एट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ MR और MC। तो उसको नेगलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट मार्केट में इंटरवेन करती है
अडॉप्ट बोलती है फर्म को, नेचुरल मोनोपोली फर्म को, आइदर वो मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग अडॉप्ट करे या फिर एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग अडॉप्ट करे। दोनों के अपने प्रॉस और कौन सा वो मैंने आपको बता दिए। तो इसी के साथ आपका नेचुरल ये जो सेकंड टॉप लेक्चर था मोनोपोली का वो कंप्लीट होता है। आज हमने पढ़ा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बेसिस, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की डिग्री हमने देखी, डेट फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री। देन हमने देखा इंटर टेम्पोरल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, पीक लोड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एंड हमने देखा लास्ट में नेचुरल मोनोपोली का केस। अब हम कवर करते हैं इसके PYQ जो प्रीवियस एग्जाम से आए हैं इसके। पहला क्वेश्चन है, अंडर विच कंडीशन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज प्रॉफिटेबल। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिटेबल कब है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने कुछ कंडीशन है। एक कंडीशन ये था कि मार्केट में जो ग्रुप बन रहे हैं, अलग अलग ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, उन ग्रुप्स का प्राइस इलास्टिक डिमांड अलग अलग होना चाहिए, तब जाके आप अलग अलग प्राइस चार्ज कर पाएंगे अलग अलग ग्रुप से। तो डिफरेंट इलास्टिक डिमांड आपका एक कंपल्सरी कंडीशन है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। अगर सेम प्राइस इलास्टिक डिमांड होगा हर ग्रुप का, तो आप उस ग्रुप से अलग अलग प्राइस चार्ज नहीं कर पाएंगे। तो अलग अलग प्राइस इलास्टिक डिमांड होना चाहिए हर ग्रुप का। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर मोनोपोली हायर प्राइस चार्ज कर रहा है इंटरनल मार्केट में, डेट इज डोमेस्टिक मार्केट में, और लोअर प्राइस चार्ज कर रहा है एक्सटर्नल मार्केट में, डेट इज फॉरेन मार्केट में, तो इसको हम बोलते हैं डंपिंग। इसको हम बोलते हैं डंपिंग। ये आपका थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल भी है, जिसमें अलग अलग ग्रुप्स जो होते हैं मार्केट में बनाए जाते हैं, उनसे अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है। जहाँ पे मार्केट को दो ग्रुप में बांटा, इंटरनल मार्केट एंड एक्सटर्नल मार्केट। इंटरनल मार्केट से ज़्यादा प्राइस चार्ज किया जा रहा है और एक्सटर्नल मार्केट से ज़्यादा कम प्राइस चार्ज किया जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डंपिंग। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हैज बीन डिस्टिंग्विश्ड बाय, तीन डिग्री होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये आपको किसने दिया था? ये आपने दिया था पिगू ने। तो ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर। ए नेचुरल मोनोपोली अकर्स इन द मार्केट वेयर। नेचुरल मोनोपोली कब मार्केट में पैदा होता है, अकर्स करता है? जब नेचुरल मोनोपोली का बेहतरीन फीचर क्या है कि उसका जो एवरेज कॉस्ट होता है वो डाउन स्लोपिंग नेचर का होता है, कॉस्ट आउटपुट। तो हम कहते हैं कि एवरेज कॉस्ट होता है नेचुरल मोनोपोली का, वो डाउन स्लोपिंग नेचर का है। इट मीन्स आउटपुट ब्रांच से उसका एवरेज कॉस्ट कम होगा। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए कि नेचुरल मोनोपोली अकर्स इन द मार्केट वेयर द एवरेज कॉस्ट कर्व इज डिक्रीजिंग ओवर द एंटायर रेलेवेंट रेंज ऑफ आउटपुट। एंटायर रेलेवेंट रेंज ऑफ आउटपुट, हर उस आउटपुट लेवल के रेंज में जो रेलिवेंट है मोनोपोली के लिए, उस रेंज में उसका एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग नेचर का है, डिक्रीजिंग फॉर्म में है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका है फिल इन द ब्लैंक्स है। डैश अराइजेस बिकॉज ए सिंगल फर्म कैन सप्लाई a good services at an entire market at smaller cost than could toward more firms। तो वो कौन सी फर्म अराइज होती है, कौन सा सिचुएशन अराइज होता है जब एक सिंगल फर्म पूरे मार्केट का सप्लाई कम दाम पे कर सके एज कंपेयर टू दो और तीन अलग अलग फर्म्स के कंपैरिजन में। तो ये कब पैदा होता है? इस सिचुएशन में बोलते हैं हम नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली इज अ टाइप ऑफ मोनोपोली विच occurs in the market when a single firm can produce entire output of the market at lower average cost as compared to others competitive firms। तो उस केस में जो फर्म जो ऑपरेट कर रही है मार्केट में और सारे सप्लाई कर रही है आउटपुट मार्केट का लोअर एवरेज कॉस्ट पे एज कंपेयर टू अदर फर्म्स, उसको हम बोलते हैं नेचुरल मोनोपोली। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कह रहा है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑन पर्सनल बेसिस। पर्सनल बेसिस के आधार पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, कैन बी डन थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इन चार में दिए हुए गेम में से कौन सा रीज़न नहीं है पर्सनल बेसिस पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का? पर्सनल बेसिस पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का जो रीज़न नहीं है वो है आपका जियोग्राफिकल। नीड के बेसिस पे आप पर्सनल नीड के आधार पे आप पर्सनल बेसिस पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं कंज्यूमर का। पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से, विलिंगनेस टू पे के हिसाब से, डेमोग्राफी के हिसाब से भी पे कर सकते हैं। इट मीन्स आपने अलग ग्रुप्स बना दिया ऑन द बेसिस ऑफ एज, कि किड्स का अलग ग्रुप बना दिया, अडल्ट का अलग ग्रुप बना दिया, उनसे आप अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं ऑन द पर्सनल बेसिस। नीड, आप नीड के हिसाब से आपने बांट दिया। बट जियोग्राफिकल बेसिस के हिसाब से आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर पाएंगे, लेकिन वो पर्सनल बेसिस पे नहीं होगा, वो आपका होगा जियोग्राफिकल बेसिस पे होगा। जियोग्राफिकल बेसिस पे आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर पाएंगे, बट वो आपका पर्सनल बेसिस का नहीं होगा। पर्सनल बेसिस
पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए आपको नीड चाहिए, अलग नीड होनी चाहिए, अलग अलग पेइंग कैपेसिटी होनी चाहिए, अलग अलग ग्रुप्स में बटा होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफी। बट जियोग्राफिकली अगर आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो वो पर्सनल बेसिस के अंडर आपका नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आज क्लास नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज क्लास का, वो है कि वन नेसेसरी कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए सबसे ज़रूरी इनमें से दिया गया कंडीशन कौन सा है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए अलग अलग ग्रुप से अलग अलग प्राइस चार्ज करने के लिए, डेट थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन केस में हर ग्रुप का अलग अलग प्राइस लास्ट डिमांड होना चाहिए। देन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि वन नेसेसरी कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द डिफरेंस इन प्राइस लास्ट डिमांड ऑफ ईच ग्रुप। रीसेल आपका नहीं होना चाहिए, तब रीसेल वगैरह प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन गलत है ये वाला। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसी साथ आपका जो टॉपिक है मोनोपोली का ख़त्म हुआ 2 लेक्चर्स के साथ। फर्स्ट लेक्चर में हमने मोनोपोली में देखा था सिंपल प्राइस मोनोपोली, यूनिफॉर्म मोनोपोली, जिसके अंदर मोनोपोली फर्म सिर्फ एक प्राइस चार्ज करता है हर आउटपुट सेल करने के लिए। आज की क्लास दैट इज सेकंड क्लास मोनोपोली का हमने देखा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का टॉपिक। इसी साथ अगर मोनोपोली खत्म होता है, नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट मार्केट स्ट्रक्चर दैट इज मोनोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर। इसी साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।